हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्राइड लाइट क्लासेस में। माय नेम इज़ गौरव। तो आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश एक परिचय भाग 7 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, प्रमुख विद्युत गृह, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से भले ही संपन्न राज्य है, लेकिन अभी भी इसके दोहन में यह पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया और इसने 1952 में कार्य करना प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 में भोपाल में की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान ताप विद्युत ऊर्जा जो कि 65 से 70% है, एवं जल विद्युत ऊर्जा के रूप में जिसका योगदान 15 से 20% है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अन्य स्रोतों से भी जैसे कि सौर ऊर्जा एवं बायोमास इत्यादि से भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा प्राप्ति है इसके साधनों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की चर्चा कर लेते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना होती है एवं इसके अतिदोहन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। यद्यपि इनके भंडार सीमित हैं, फिर भी ये मध्य प्रदेश में ऊर्जा के बड़े भाग की पूर्ति करते हैं। मध्य प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है जल विद्युत एवं दूसरा ताप विद्युत। सबसे पहले हम जल विद्युत केंद्र देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर जल विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1960-61 में हुई थी। यह चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है एवं इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। अब हम मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख जल विद्युत केंद्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र। यह जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर नामक जगह पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है एवं यह पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद हम देखेंगे टोंस जल विद्युत केंद्र जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टोंस नदी पर स्थापित किया गया है एवं इसकी कुल क्षमता जो है वह है 315 मेगावाट। इसके बाद हम देखेंगे रानी अवंतीबाई सागर विद्युत गृह। इसे बरगी जल विद्युत केंद्र जबलपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर स्थापित किया गया है एवं इसकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। अगला है बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र जो कि उमरिया जिले के अंतर्गत बिरसिंहपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इसके बाद है पुनासा जल विद्युत केंद्र जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रमुख जल विद्युत केंद्र है महेश्वर जल विद्युत केंद्र जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थापित किया गया है एवं यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है एवं यह परियोजना सर्वाधिक विवादित रही है। इसके बाद हम देखेंगे गांधी सागर जल विद्युत केंद्र जो कि मध्य प्रदेश के भानपुरा मंदसौर में 1960 में स्थापित किया गया है। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। इसके बाद हम देखेंगे बाणसागर जल विद्युत केंद्र जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों की सहयोग से सोन नदी पर निर्मित एक जल विद्युत केंद्र है। इस योजना के अंतर्गत एक जल विद्युत केंद्र वर्तमान में 405 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है। बाणसागर पर 4 बांध निर्मित है, टोंस, सिलपरा, दंडलौद एवं छीन्ना। इसके बाद हम अंत में देखेंगे इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। तो यह जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा में स्थापित किया गया है जो नर्मदा नदी पर स्थित है।
इसका शिलान्यास इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था एवं इसकी उत्पादन क्षमता जो है वह 1000 मेगावाट है। अब हम मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत बने प्रमुख जल विद्युत केंद्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है पेंच जल विद्युत केंद्र, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पेंच नदी पर स्थापित किया गया है। यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है। इसके बाद हम देखेंगे बाणसागर जल विद्युत परियोजना। जैसा कि हमने पहले देखा है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है राजघाट जल विद्युत गृह, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत केंद्र भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है। अगली है रिहंद जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रिहंद जल विद्युत केंद्र। तो यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पीपरी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला है राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र, जो कि चंबल नदी घाटी परियोजना का एक अंग है, जो गांधी सागर से 48 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है एवं इसकी कुल उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। अब हम देखेंगे जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र, जो कि यह भी चंबल नदी घाटी परियोजना का एक अंग है, जो राणा प्रताप सागर से 32 किलोमीटर आगे कोटा जिले में स्थापित किया गया है। यह भी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है एवं इसकी उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। अब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दूसरे वर्गीकरण, जो कि ताप विद्युत है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 2/3 विद्युत ताप विद्युत ग्रहों से उत्पन्न की जाती है एवं ताप विद्युत ग्रहों में कोयले का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित प्रमुख तापीय विद्युत गृह पहला है अमरकंटक तापीय विद्युत गृह। यह अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर 1965 में स्थापित किया गया है। वर्ष 2001 में इसका विस्तार करके इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट तक बढ़ाई जा चुकी है। यह सोन नदी से जल तथा सुहागपुर से कोयले की आपूर्ति करता है। मध्य प्रदेश का दूसरा एवं प्रमुख तापीय विद्युत गृह है सतपुड़ा तापीय विद्युत गृह। यह बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। इसका निर्माण 1963 में प्रारंभ होकर 1967 में पूर्ण हुआ। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1437 मेगावाट है। इस संयंत्र में मध्य प्रदेश व राजस्थान की 3-2 के अनुपात की साझेदारी है। यह पाथरखेड़ा से कोयला तथा तवा नदी से जल आपूर्ति करता है। इसके अलावा तीसरा है संजय गांधी तापीय विद्युत गृह। इसे उमरिया जिले के बिरसिंहपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट की है। इस संयंत्र के लिए जल जोहिला नदी से तथा कोयला साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड की खानों से रेल द्वारा लिया जाता है। चौथे नंबर पर है चांदनी तापीय विद्युत गृह। यह मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है, जिसकी स्थापना 1953 में नेपानगर बुरहानपुर में की गई है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नेपानगर के अखबारी कागज के कारखाने को बिजली प्रदान करना है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट है। यहाँ तवा क्षेत्र का कोयला तथा पानी उपयोग किया जाता है। अगला है जबलपुर तापीय विद्युत गृह। जबलपुर तापीय विद्युत गृह यह ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 1960 में स्थापित किया गया है। जबलपुर में 24 मेगावाट की 3 इकाइयाँ, 2 मेगावाट की 4 तथा 1 मेगावाट की 1 इकाई कार्यरत है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट की है। इस संयंत्र के लिए जल नर्मदा नदी से तथा कोयला जबलपुर से लिया जाता है। मध्य प्रदेश का अगला प्रमुख तापीय विद्युत गृह है विंध्याचल तापीय विद्युत गृह। यह ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली जिले के बेढ़न में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट की है। यह भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है, जो कि NTPC द्वारा संचालित है।
यह केंद्र रूस की सहायता से निर्माणाधीन है। इस केंद्र में उत्पादित विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन व द्वीप तथा दादर व नगर हवेली में की जाएगी। इस केंद्र में कोयला सिंगरौली की खदान से तथा पानी रेहन नदी से प्राप्त होता है। अगला है बीना तापीय विद्युत गृह। यह ताप विद्युत केंद्र सागर जिले के बीना नामक स्थान पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट की है। इसे कोयले की आपूर्ति विंध्य प्रदेश से की जाती है। इसके द्वारा बीना रिफाइनरी को बिजली प्रदान की जाती है। अगला है सिंगाजी तापीय विद्युत केंद्र। यह खंडवा जिले में स्थित है एवं इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। अगला है दादा धुनी वाले तापीय विद्युत गृह। यह भी खंडवा जिले में स्थित है एवं इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट की है। अगला है पेंच तापीय विद्युत गृह। यह छिंदवाड़ा जिले में स्थापित है तथा इसमें कोयला एवं पानी छिंदवाड़ा जिले से ही इस्तेमाल किया जाता है एवं इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट की है। अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो ना तो निकट भविष्य में समाप्त होने वाले होते हैं और ना ही प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं एवं जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है तथा जिन्हें असीमित समय तक प्राप्त किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पवन ऊर्जा। तो मध्य प्रदेश में वायु का वेग सामान्य है, लेकिन पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान है। राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर जिले में स्थापित की गई हैं। देवास जिले में राज्य की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना संचालित है। मध्य प्रदेश सरकार ने पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2012 लागू की है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत दूसरा है बायोगैस। तो गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम ही बायोगैस है। इसे सुलभ ऊर्जा भी कहा जाता है। जीवों के उत्सर्जित पदार्थ, पौधों एवं उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस में मुख्यतया मीथेन 55 से 66%, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40% एवं अल्प मात्रा में वाष्प पाई जाती है। अब राज्य में पहला बायोगैस प्लांट भोपाल के भदभदा पशुपालन विभाग में 1984 में लगाया गया। राज्य में ऐसे कुल 17 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत अगला है सौर ऊर्जा। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता 2.14 हजार किलोवाट है। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी परियोजना नीमच में स्थापित है, जिसकी कुल क्षमता 135 मेगावाट की है। इसका निर्माण बेलस्पन सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब प्रदेश में ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां विद्युत पहुंचाना असंभव हो, तो वहां सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सोलर फोटोवोल्टिक सेल दिन के समय सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र का सर्वाधिक प्रयोग झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है तथा 11 एनर्जी पार्कों की भी स्थापना की गई है। भोपाल एवं राजगढ़ में क्रमशः 10 एवं 100 किलोवाट क्षमता के सौर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर वह भारत का पहला सौर संयंत्र है जो सामान्य ग्रिड की ऊर्जा के तुल्य है। यह भारत के सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से एक है। इसका फोटोवोल्टिक सौर पार्क वाला ग्रिड से जुड़ा हुआ परिचालन क्षेत्र 590 एकड़ में फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह परियोजना 750 मेगावाट क्षमता के साथ दिसंबर 2019 में स्वीकृत हुई है। अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत बायोमास की चर्चा भी कर लेते हैं। तो पौधों और जैविक कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रणाली को बायोमास कहा जाता है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 82 मेगावाट क्षमता की बायोमास आधारित परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा हम देखेंगे मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार
राज्य में बायोमास से विद्युत उत्पादन की दिसंबर 2017 तक 45.336 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भैंसेदेही तहसील के कसई गांव में जैविक कचरे से एवं धार जिले के जादूखेड़ा में धान की भूसी से तथा ग्वालियर व मुरैना जिले में गन्ने की खोई से बिजली उत्पन्न करने का संयंत्र लगाया जा चुका है। अब हम मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत खपत क्रमशः उद्योग, कृषि तथा घरेलू कार्यों में होती है। नाफ्था आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र ग्वालियर में निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किया गया है। एशिया का प्रथम सोलर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान इंदौर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित चुटका ग्राम में 1400 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। कस्तूरबा ग्राम इंदौर पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर ग्राम है। एक अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में 920 मेगावाट पवन ऊर्जा, 820 मेगावाट लघु जल विद्युत ऊर्जा, 1364 मेगावाट बायोमास तथा 78 मेगावाट कचरा द्वारा निर्मित ऊर्जा की संभावना है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1981-82 में प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे जोस देसा पेनेट जो कि ब्राज़ील के निवासी हैं, इन्होंने बायोडीजल का आविष्कार किया था। बायोडीजल का रासायनिक नाम मिथाइल एस्टर्स है। पवन और सूर्य ऊर्जा दोनों के मिश्रण से भी बिजली पैदा की जा सकती है। ऐसे संयुक्त सिस्टम से बिजली प्राप्त करने का एकमात्र सिस्टम भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। धार के मांडू और सीहोर के डोडी में भी यह सिस्टम प्रस्तावित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की उपलब्ध कुल ऊर्जा में ताप विद्युत का योगदान 66% का है। मध्य प्रदेश के 3 ऊर्जा उद्यान अनुसंधान एवं विकास केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू एवं नरोहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल। तो आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश एक परिचय भाग 7 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के विषय में चर्चा की है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।